नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डेली डोज ऑफ मेंटल वेलनेस में। तो हम हर बार बात करते हैं मेंटल वेलनेस के डोज की, मेंटल वेलनेस के डेली डोज की। आज भी एक बहुत ख़ास विषय के साथ मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ और आज का जो विषय है मेरा वो हम सभी से रिलेटेड है। हर किसी से कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करता है। आपसे डायरेक्टली भले ही ना रिलेट करे पर इनडायरेक्टली करता है। मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ हुआ और इसी सब से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो आज हम बात करेंगे जो ये स्कैम होते हैं, ऑनलाइन स्कैम, ऑफलाइन स्कैम, ये कैसे होते हैं और क्या आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हुआ है? अगर हाँ तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने स्कैम के बारे में बताइएगा। आज मैं बात करूंगी जो ये इस समय, इस दौर में जो ये स्कैम चल रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, ये बेरोज़गारी का असर है या फिर क्या है उनके ऊपर, ये चर्चा छोड़कर सीधा सीधा स्कैम की बात करूंगी। कैसे कैसे स्कैम हो जाते हैं और क्या हम इन स्कैम्स से बच नहीं सकते? कहते हैं ना कि जब सभी के साथ हो रहा है तो अगर मेरे साथ भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी हमें बचा भी सकती है। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और इस चीज़ पर नियंत्रण रखें कि जो आपके साथ हो रहा है वो एक्टिवली आप करें, पैसिवली नहीं कि जो हो रहा है वो होने देना है। नहीं, अगर आपसे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो सिर्फ इस पर मत चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मांगता है, मेरे पास थी तो मैंने दे दी, या फिर मैंने दरियाफ्त नहीं किया, या फिर मेरे पास इतना समय नहीं था। नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर आपसे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इससे आपको कोई नुकसान होने वाला है। पहली बात तो ये। अगर किसी चीज़ से आपको बेनिफिट ना हो तो वो आप बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है तो क्या वो बेयर किया जा सकता है, या फिर वो नुकसान सहना जायज़ है? क्यों हो आपके साथ वो नुकसान, क्यों कोई आपको ठग कर चला जाए? मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था और मैं वो वाक़या यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। ये बात है कुछ साल पुरानी और तब आज की तरह यूपीआई नहीं चलता था। तब क्या होता था, अगर हमें पैसे निकालने हैं तो या तो हम कोई भी ख़रीदारी करते थे, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, वहाँ से पैसे डिडक्ट करवाते थे, या फिर सीधा गए एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। तो उस समय क्या होता था, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था आपका एटीएम कार्ड, आपका डेबिट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो मैं उस रोज़ ऑफिस में बैठी हुई थी और थोड़ा सा उस समय रश कम था, मैं फ्री थी। मेरे पास एक कॉल आता है, मैंने कॉल पिक किया, सामने से एक आवाज़ उभरी और जैसा कि मेरा अकाउस्टिक सेंस कुछ अच्छा है, टच वुड, तो मैंने क्या किया, वो उस आवाज़ से अनुमान लगाया कि जो सामने बंदा है ये बहुत अच्छा एजुकेटेड नहीं है। ऐसा उस बंदे को सुनकर मुझे लगा, और ये तो बाद में पता चला कि मेरा अनुमान क्या था। खैर, उसका सबसे पहला प्रश्न यही था कि मैडम आपको कुछ सामान डिलीवर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए कहाँ से है। तो उसने बोला फ्लिपकार्ट से है। मैंने कहा ठीक है, आप डिलीवर कर दीजिएगा। तब उसने बोला आप अपना एड्रेस बताइए। तो मैंने कहा एड्रेस? तो उसने कहा हाँ एड्रेस बताइए।
तो मैंने कहा जब डिलीवरी पैकेट आपके पास है और मुझे अपना एड्रेस बताना है तो फिर आप ऐसा करिए, मत डिलीवर करिए वो सामान। खैर कोई बात नहीं, फ़ोन तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो गया। तब मुझे लगा कि अजीब पागल है, कौन था, नाम तो सही लिया लेकिन एड्रेस नहीं है। बिना एड्रेस के मेरा कोई ऑर्डर भी आ गया और उसको पता भी चल गया है मेरे नाम से है। खैर थोड़ी देर के बाद एक अलग नंबर से एक कॉल आती है, मैडम मैं फ़्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ और आपके यहाँ कुछ पार्सल देना है। तो मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। तो उसने पूछा आप घर पर हैं? मैंने कहा हाँ मैं घर पर हूँ, क्योंकि मुझे पता था घर पर वो पार्सल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैंने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि जब मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो फ़्लिपकार्ट से मेरे पास कोई पार्सल आया कैसे। मैंने नहीं पूछा, मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक कॉल आती है, मैम आपका लकी ड्रॉ में सिलेक्शन हुआ है, आपका नाम आया है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लकी ड्रॉ में क्या मिलेगा मुझे? तो उसने बोला एक गिफ्ट आपको मिलेगा और आपको कुछ चार्ज देना है और गिफ्ट का चार्ज नहीं है। मैंने कहा गिफ्ट का चार्ज लगता है क्या? तो उसने बोला गिफ्ट का चार्ज नहीं है और ये डिलीवरी चार्ज आपको देना है, केवल 50 रुपये है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब मुझे गिफ्ट देंगे मैं खोल कर देख लूँगी, मैं डिलीवरी चार्ज दे दूँगी। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, और आपको 50 रुपये अभी ऑनलाइन देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप बता दीजिए, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और मैं कुछ देर में आपको पैसे भेज दूँगी। तो उसने कहा नहीं आप पैसे, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ और आप इस पर मुझे पैसे सेंड कर दीजिए। तो मैंने कहा देखिए मैं ऑनलाइन अपना फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ और मैं सिस्टम लेते ही मैं करूँगी, तो आपका रिक्वेस्ट वो चला जाएगा तब तक, और मैं रिक्वेस्ट पर नहीं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए मैं आपको दे दूँगी। तो उसने कहा नहीं आपको तो रिक्वेस्ट पर ही देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, आप कल तक का वेट करिए। मैंने उसको टाल दिया। फिर अगले दिन मेरे पास एक कॉल आती है, वो किसी और नंबर से आती है और इस बार मुझसे पैसे मांगे जाते हैं 2500 रुपये और मुझे लकी ड्रॉ में एक कार का नाम बताया जाता है कि एक कार आपको मिली है लकी ड्रॉ में और उस कार की कीमत बहुत है, आपको केवल 2500 रुपये पे करने हैं और आप यहाँ से आकर कार की चाबियाँ ले जा सकती हैं। तब भी मैंने सेम बात रिपीट की। मैंने कहा ऐसा करिए आप कार की चाबियाँ घर लेकर आइए और जितना आपका आने जाने का एक्सपेंस होगा वो मैं प्लस आपको पे कर दूँगी, 2500 रुपये और वो किराया आपका। तब भी वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं। तो मैंने कहा ऐसे भी नहीं होता है कि कोई मुझे लाखों की कार दे देगा गिफ्ट में और मुझे पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई कंपनी या फिर कोई भी वेंचर होता है, कहीं से इतना बड़ा गिफ्ट मिलता है तो वो लोग 10-10 फ़ोटोज़ लेते हैं तब गिफ्ट देते हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी नहीं होता है। खैर फिर वो बात भी चली जाती है। शायद उसे पता चल गया हो कि अब मैं उसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ और मैं उसे कोई इन्फॉर्मेशन या फिर 50 रुपये तक भी नहीं देने वाली हूँ। वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उस बार मैं बच जाती हूँ। थोड़े दिन बाद मेरे पास एक कॉल आती है और उन दिनों ये स्कैम बहुत चला हुआ था। तो मेरे पास एक कॉल आती है बैंक की तरफ से, नाम बताया जाता है SBI। बंदे को ये भी नहीं पता मेरा SBI में अकाउंट था या नहीं था, बट स्टिल कॉल आती है मेरे पास। सभी के पास आ रही थी तो मेरे पास भी SBI की तरफ से आई। खैर मैडम मैं SBI से बोल रहा हूँ, कॉल करने वाले ने बताया। मैंने कहा ठीक है बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो कहने लगा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है और बैंक की तरफ से KYC करवाई जा रही है। आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है, तो मैंने कहा हाँ है, तो उस डेबिट कार्ड पर 12 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, वो मुझे बता दीजिए।
अगर आपको याद हो तो डेबिट कार्ड्स पे नंबर हुआ करते थे 12 डिजिट के, एक CVV हुआ करता था और उस पर डेट मेंशन रहती थी, नेम मेंशन रहता था, और क्रेडिट कार्ड की ये इन्फॉर्मेशन किसी से बताई नहीं जाती थी। तो मैंने छूटते ही हाँ बोल लिया। उस दिन भी मैं उस वक्त फ्री बैठी थी। शायद उस बंदे को ही पता था कि मैं ऑफिस में किस टाइम फ्री रहती हूँ थोड़ा सा, तो मुझे कॉल कर सकता था। लेकिन फिर भी खैर, वो मेरी फिरकी लेने की सोच रहा था, वो मुझसे पैसे ऐंठने की सोच रहा था। मैंने भी सोचा चलो देखते हैं। मैंने 12 डिजिट का वो नंबर बता दिया। अच्छा मैम, आपके कार्ड में देखिए, पीछे पलट कर देखिएगा, एक 4 डिजिट का पिन लिखा होगा। 4 या 3 इतना मुझे याद नहीं है, बट उसने बोला। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, ये भी बताना है क्या? तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा हाँ, ये भी बता दीजिए। मैंने बता दिया। अच्छा मैम, आपके कार्ड की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वैलिडिटी बता दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बताना। फिर मैंने कार्ड की वैलिडिटी भी बता दी। और थोड़ी देर के बाद फिर वो बोलता है आपका कार्ड इस नाम पर है। मैंने कहा हाँ, इसी नाम से है और ये मेरा ही नाम है, मेरे ही नाम से कार्ड है, और भी मेरे पास कार्ड्स हैं, क्या आपको उनकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो वो बहुत खुश होकर बोला नहीं नहीं, अभी फ़िलहाल तो एक ही की KYC हो रही है, और जब आगे की ज़रूरत लगेगी तो मैं कर लूँगा। फिर उसने अपने सिस्टम में क्या किया होगा कुछ, बस मैडम आपके पास एक OTP आएगा, वो शेयर कर दीजिएगा और आपका KYC हो गया। और वो इतनी देर मुझसे बात ही करता रहा कि देखिए मैम, लोग दौड़ते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले ढंग से बात नहीं करते, ये हम लोग वॉलंटियर्स हैं, हम लोग करवा रहे हैं, और बैंक के तो मैंने बस इतनी सी बात उससे कही कि भैया आप वॉलंटियर हो, आपने अभी तो बोला था आप बैंक से हो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैम, हम लोग बैंक में ही हैं, वॉलंटियर्स हैं। और मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैंने उसे बहुत सारी दुआएं दी होते करते। फिर उसने बोला मैम आपके पास OTP आया? तो मैंने कहा हाँ, OTP तो आ गया है। तो बोलता है OTP शेयर कर दीजिए। तो मैंने OTP भी बता दिया। अब जैसे ही मैंने OTP बताया, उसने डाला मैम देखिए कुछ तो गड़बड़ है, और ये OTP जो है ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैंने कहा भैया ये OTP, अरे वो मुझे इतना दिखता नहीं है, और मोबाइल में ये ज़ूम नहीं हो रहा है मेरा, मैं OTP देख नहीं पा रही हूँ, ये 0 और 8 और ये सब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो वो बंदा मुझसे पूछता है मैम आपकी एज क्या है? तो मैंने कहा भैया वो SBI में लिखी हुई है मेरी एज, डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो उसने कहा हाँ हाँ, वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा था, और आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको दिखने में समस्या है, कि आप चश्मे का यूज़ नहीं करती? तो मैंने कहा नहीं, दिखने में समस्या भी थोड़ी देर पहले नहीं थी, ये OTP में समझ में नहीं आ रहा, 0 है 8 है कितना है, मुझे लग रहा 4 बार 0 है। तो उसने कहा नहीं, ढंग से पढ़ कर बताइए। तो मैंने कहा मुझे लग रहा 4 बार 8 है। तो उसने कहा नहीं मैडम, एक बार और आप कोशिश करिए, 0808 या 8080। मैंने कहा नहीं, फिर 8 और 008 भी हो सकता है। और फिर उसको समझाने लगी, और मुझे प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूलेस याद आ गए, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। खैर, अब वो बहुत झल्ला रहा था धीरे धीरे काम करते हुए, कि उसे लग रहा था अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। फिर उसने कहा मैम आपने जो ये नंबर दिया है 12 डिजिट का, ये इसमें भी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो मैंने कहा भैया आप एक बात बताओ, आपने मुझे कॉल किया, आप अजनबी हो मेरे लिए, मैं आपको नहीं जानती, और बैंक की तरफ से ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया कि KYC होना है, आपको क्या लगा था मैं आपको ये 12 डिजिट्स का नंबर ऐसे ही आराम से बता दूंगी और आप सुन लोगे नंबर? मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे दूंगी, KYC करवा दूंगी। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया मूर्ख है?
एक आप ही समझदार हो। और बस मेरा इतना कहना था। उस बंदे ने जो गालियाँ शुरू करी, भर भर के गालियाँ, मैंने कान से फ़ोन हटाया और तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं एक शब्द नहीं बोली, क्योंकि मैं वो सब सुन नहीं पाती जो वो आगे बोलता। इस तरह से मैंने खुद को बचा लिया था। और इसके बाद हालत ये हो गई कि जिस के पास किसी भी बैंक के अकाउंट्स थे, सभी के पास ये कॉल्स आने लगी। बहुत ही, जब मेरे पास कॉल आई थी तब मैंने न्यूज़पेपर में इतने केसेस नहीं पढ़े थे, और इसके बाद मैं रोज़ ही पढ़ने लगी कि उन्होंने अपना ये पिन बता दिया, उन्होंने अपना नंबर बता दिया और उनके साथ स्कैम हो गया, इतने पैसे उनके अकाउंट से निकल गए और उन्होंने जानबूझकर गंवा दिए, वगैरह वगैरह। ये सब मैं पढ़ती रही। तो थैंक गॉड बोलती हूँ, मैंने खुद को बचा लिया था। भले ही मेरे अकाउंट में बहुत पैसे ना हों, भले ही आप ये सोचें नहीं मेरे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, कोई क्या करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो आपके लिए तो बहुत है ना, किसी के लिए हो ना हो। तो बस जितना जो कुछ है आपके पास, वो अपना बचा कर रखिए। किसी को भी नंबर, पिन, ये सब देने से पहले एक बार सोचिए कि आप सही इंसान को दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी, अगर आप किसी की सहायता करना ही चाहते हैं, किसी को पैसे भले ही उठाकर हाथ से दे दीजिए और भूल जाइए कि आपको ये वापस मिलने हैं या आप किसी भी तरह से ये ले सकते हैं। लेकिन किसी को अपना पिन मत दीजिए, किसी को अपना OTP मत दीजिए, किसी को कार्ड का नंबर मत बताइए। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड्स के नंबर तक बता देते हैं। ये गलती भूल कर भी मत करिएगा। अपने सामान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कि भारतीय रेलवे में लिखा रहता है। तो जो गरीब तबका है ना, ये उस भीड़ की तरह है जो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हम लोग एक भीड़ का हिस्सा ही तो हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपका सामान बचाना उनकी जिम्मेदारी हो सकता है, लेकिन अगर आप रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ते हैं तो स्टेशन पर जाते से लेकर स्टेशन छोड़ने तक, गंतव्य पर पहुंचने तक आपका सामान आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है, आपको अपने आप को बचाना है, आपको किसी भी स्कैम से खुद को बचाना है और आपको किसी भी स्कैम से औरों को भी सतर्क करना है। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग सेफ़ रहें, अलर्ट रहें और दूसरों को भी अलर्ट रखें। और ये मेरा वीडियो जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचा भी दीजिए कि किसी के साथ इस तरह की कोई वारदात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, साथ देने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।